अच्छा देखें, कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन से पहले हम थोड़ा सा एसएलसी और पीएलसीए का वो कर लेते हैं रिवीजन। एसएलसीए जो अकाउंट है वो किसका है? रिसीवेबल्स का, राइट। सारे रिसीवेबल्स का एक अकाउंट। और इस अकाउंट की जो बेसिक लॉजिक है जिसके ऊपर ये अकाउंट बनता है, वो लॉजिक क्या है? वो सारी चीजें जो रिसीवेबल्स को ज्यादा करेंगी वो एसएलसीए में किधर आएंगी? डेबिट साइड पर। और वो सारी चीजें जो रिसीवेबल्स को कम करेंगी वो एसएलसी में कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब ये है तो ये रिसीवेबल्स के अकाउंट। और जब हमें रिसीवेबल्स को ज्यादा करना होता है हम एसएलसी की किस साइड पे लिखते हैं? डेबिट पे। और जब हमें रिसीवेबल्स को कम करना होता है हम एसएलसी की किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट। अब वो क्या चीजें जो रिसीवेबल्स को ज्यादा करती हैं और जो कम करती हैं ना, ये भी हम कर चुके हैं। रिकैप कर जी। लेते हैं। तो यही सारी चीजें आएंगी रिकंसिलिएशन में। ड्रॉ डाउन, क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल ज्यादा होता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय रिसीवेबल्स, सॉरी, चार्ज टू रिसीवेबल्स। रिसीवेबल में हमने इंटरेस्ट चार्ज करा। डिसऑनर्ड चेक्स, सेल रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेट ऑफ रिसीट्स, पैसे मिल रहे हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं? इनको कम करती हैं। और फिर हम अकाउंट बैलेंस करके क्या निकाल लेते हैं? बैलेंस सीडी। ये एसएलसी हो गया। इसी और एसएलसी की बात करते हैं। अब रिकंसिलिएशन भी एसएलसी की पहले करेंगे, हम वही करते हैं। रिकंसिलिएशन समझने से पहले ना हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो आ, किस तरह से चलता है। इन शॉर्ट शॉर्ट करके देखिए, सबसे पहले होता क्या है? जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग सामान खरीदते हैं, सामान सेल करते हैं, उधार ले लिया किसी से, उधार दे दिया, खर्चे पे कर दिए, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो सबसे पहले तो होगा ये कि एक्टिविटी होगी ना, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होगी। तो पहले तो ये होता है कि हो क्या रहा है। अब अगर कोई भी एक्टिविटी हुई है, जैसे सही, तो सबसे पहले तो ये एक्टिविटीज हो रही है ना। अब आप लोग ये बताएं, क्या ये एक्टिविटीज अकाउंटेंट खुद कर रहा होता है? सामान खरीदना अकाउंटेंट खुद जाता है, सामान बेचना अकाउंटेंट जाता है, एक्सपेंस मतलब ये सब चीजें क्या अकाउंटेंट खुद करता है? नहीं ना, अकाउंटेंट तो नहीं कर रहा है ये सारी एक्टिविटीज। तो इसका मतलब सामान खरीदने कोई और जा रहा है, सामान सेल्समैन सेल कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कोई और करा रहा है, खर्चे कोई और पे कर रहा है। हर काम अपना अपना हर बंदा कर रहा है, अकाउंटेंट नहीं कर रहा। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? अकाउंटेंट एक जगह पर बैठा हुआ है बिजनेस के अंदर, राइट। वो एक जगह पे बैठा हुआ है और उसको ये सारी चीजें पता चलती हैं, उसको बताई जाती हैं, और वो इनकी रिकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आज आकर एक सेल्स पर्सन ने अकाउंटेंट को कहा कि उसने 10,000 रुपए की सेल्स कर दी हैं, राइट। उसने 5 चेयर्स बेची हैं, 2,000 की एक चेयर बिकती है, तो 10,000 रुपए की सेल हो गई। ये सेल्स पर्सन आके अकाउंटेंट को बताया, अकाउंटेंट ने एंट्री बना दी, रिसीवेबल डेबिट, सामान बिक गया 10,000 का, और सेल्स क्रेडिट। टी अकाउंट बना दिया अकाउंटेंट ने। इसके बाद उसको बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बना दिया, इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया, एसओएफपी में लिख दिया। सारा काम कर दिया अकाउंटेंट ने। अब ओनर आता है। ओनर आके किससे क्वेश्चन करेगा हिसाब किताब का? हर बंदे के पास अलग अलग जाएगा ओनर, या सिर्फ अकाउंटेंट को बिठा के बोलेगा कि भाई मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ?
तो आंसरेबल कौन है पूरे बिजनेस के हिसाब किताब का? अकाउंटेंट, राइट। अब अकाउंटेंट से पूछा ओनर ने, भाई बताओ मुझे कितनी सेल्स हुई हैं, सेल्स बताओ कितनी हुई हैं। अकाउंटेंट ने कहा सर 5 चेयर्स बिकी हैं और 10,000 रुपए की बिकी हैं। ये तो अकाउंटेंट ने कह दिया। ओनर ने कहा अच्छा मैं चलो चेक करके आता हूँ। ओनर वेयर हाउस चला गया। जब ओनर वेयर हाउस में गया ना तो देखिए वेयर हाउस में 7 चेयर्स मिसिंग थी, 7 कुर्सियां गायब थी। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो 7 कुर्सियां गायब है, तो उसमें 7 कुर्सियां बिकनी चाहिए। और 7 कुर्सियां बिकनी तो कितने की बिकनी, 2,000 के हिसाब से। एक कुर्सी 2,000 की है, 7 कुर्सियां कितने की बिकती, 7 कितने की सेल होती, 14,000 की बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए। तो ओनर तो अकाउंटेंट को आके बोलता है भाई 14,000 की सेल्स होनी चाहिए। तुम गलत बात किससे कर रहे हो, तुम तो मुझे कह रहे हो 10,000 रुपए की कुर्सियां बिकी हैं, जबकि वहां तो 7 कुर्सियां गायब है, 14,000 की सेल होनी चाहिए, तुम मुझे 10,000 क्यों बोल रहे हो? अब अकाउंटेंट फंस गया। अकाउंट कहता है सर मुझे तो उस सेल्स पर्सन ने आके कहा 5 कुर्सियां बिकी हैं, मैंने 5 के साथ एंट्री बना दी, मुझे क्या पता 5 बिकी है 7 बिकी। ओनर कहता नहीं तुमने गलत किया। सेल्स पर्सन को बुलाया, उससे बोला हाँ भाई कितनी कुर्सियां बिकी हैं। अब वो समझ गया क्यों बुलाया है। उसने कहा सर 7 कुर्सियां बिकी हैं, मैंने तो इनको कहा था 7 कुर्सियां सेल हुई हैं, 14,000 रुपए की सेल हुई है, इन्होंने कितनी लिखी है। अकाउंटेंट कहता है यार तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो 5 बोला था। राइट, समझ में आ रही है बात। अब आखिर में फंस कौन रहा है, अकाउंटेंट, क्योंकि सारा हिसाब किताब किसने करना है, अकाउंटेंट ने। आंसरेबल कौन है, अकाउंटेंट, जबकि अकाउंटेंट की गलती थी नहीं, लेकिन सामने तो यही आ रहा है ना कि अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया है। तो अब इन सारी सिचुएशंस में प्रॉब्लम में कौन है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट कभी भी इस तरह से अकाउंटिंग नहीं करता। अकाउंटेंट अपने आप को सेफ करके अकाउंटिंग करता है। अकाउंटेंट के पास हर चीज का प्रूफ और एविडेंस होता है, फिर वो अकाउंटिंग करता है, और होना भी चाहिए। अब जैसे देखें, होगा क्या, जब सेल्स होंगी ना, 10,000 की सेल हुई है, ठीक है भाई, सेल हुई है तो उसका एविडेंस क्या है, इनवॉइस का है। अकाउंटेंट बोलेगा इनवॉइस लेकर आओ। अकाउंटेंट अपने पास इनवॉइस रखेगा, उसका सिग्नेचर लेगा और फिर एंट्री बनाएगा। तो अकाउंटेंट अपने पास एविडेंस और प्रूफ रखता है, वो रखेगा अपने पास एविडेंस, इनवॉइस रसीद रखेगा, उसका साइन लेगा, फिर सेल की एंट्री बनाएगा। अब कल को ओनर आके बोले भाई ये 10,000 की सेल क्यों लिखी है, 14,000 की क्यों नहीं लिखी, तो अकाउंट बोलेगा सर ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इस बंदे ने दिया है, ये रही इनवॉइस, ये रहा इसका सिग्नेचर, मुझे 10,000 का, मैंने 10,000 से एंट्री बनाई, मैं क्लियर हूँ, मेरे पास ये एविडेंस है। आप जानो और वो जाने कि उसने 14,000 क्यों नहीं बताया, 10,000 क्यों बताया, मेरे पास जो रसीद है मैंने उसके हिसाब से एंट्री बनाई, अकाउंटेंट क्लियर हो गए यहाँ पे। तो अकाउंटेंट जब भी अकाउंटिंग करता है ना, तो अकाउंटेंट पहले लेता है एविडेंस, उसके पास होते हैं जो भी काम एक्टिविटी कहा जा रहा है उसका प्रूफ, फिर अकाउंटिंग करता है वो एविडेंस और प्रूफ कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटेंट पहले लेता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ जाता है, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कैश पे सामान बिका है, रिसीट्स, चेक, काउंटर फॉइल्स, राइट, ये सब हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं ना। ये क्या है, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब वापस आते हैं, अब अकाउंटिंग कैसे होती है देखें। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगी एक्टिविटी, काम होगा जो बिजनेस के अंदर हो रहा है, एक्टिविटी जनरेट होगी, उसके बाद एक्टिविटी के बाद क्या बनाया जाएगा उस एक्टिविटी का, सोर्स डॉक्यूमेंट लाया जाएगा। ये कौन लेकर आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, जो बंदा ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहा है वो सोर्स डॉक्यूमेंट लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आज जा रहे हैं भाई, आज अली साहब गए, अली साहब ने सामान खरीदा, और अली साहब सामान खरीद के आके बोलते हैं कि सरवेल मैंने 15,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो सरवेल कैसे मान लें कि 15,000 का सामान खरीदा, अली सच बोल रहा है, सरवेल कैसे मान लें। तो जब तक अली रसीद नहीं दिखाएगा दुकान वाले की, सर देखें 15,000 की ये रही रसीद, हाँ सरवेल बोले हाँ यार 15,000 की रसीद है, 15,000 का सामान खरीदा है, सरवेल रसीद अपने पास रखेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्टिविटी करी गई, जिसने एक्टिविटी करी, अली ने एक्टिविटी करी, अली ने सामान खरीदा, तो अली ही क्या लेकर आएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट लेकर आएगा।
तो सोर्स डॉक्यूमेंट लाकर किसको दिया जाएगा? अकाउंटेंट को। ये सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा। अब समझ ले, ये है अकाउंटेंट नंबर 1, ये है पहला अकाउंटेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अकाउंटेंट 1। वो सोर्स डॉक्यूमेंट इस अकाउंटेंट के पास आया। ये अकाउंटेंट क्या करेगा? अब यहां से अकाउंटेंट का काम शुरू होगा। अभी तक अकाउंटेंट ने कोई काम नहीं करा है, एक्टिविटी भी बंदे ने करी है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी वही लेकर आया है। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाएगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग करेगा। सही ध्यान से सुनते रहेगा यहाँ से। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कितनी है हमारे पास? 7 बुक्स हैं, राइट? कौन कौन सी हैं? सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जनरल जर्नल। ये 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, राइट? हमें पता ही होगा, ओ लेवल में पढ़ा होगा हमने। सबसे पहले अकाउंटेंट इन 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे अकाउंटेंट 1 का काम क्या है? डबल एंट्री नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा भाई? ये रिकॉर्डिंग करेगा। सबसे पहले चीजें रिकॉर्ड होंगी, और सारी कहाँ रिकॉर्ड होंगी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्ड होंगी। ये 7 बुक्स हैं, इसके अंदर चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। बन गई ये 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये बुक्स रेडी हो गई भाई। एक बात सुने, क्या हम ये कह सकते हैं पूरे मंथ में या पूरे साल में बिजनेस के अंदर जो कुछ हुआ है, जो एक्टिविटी हुई है बिजनेस के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर मौजूद हैं, अकाउंटेंट ने उसके अंदर लिखी हैं। ये काम है अकाउंटेंट का। तो जब मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, अगर मैं ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री उठाता हूं यहां से, तो इसका मतलब पूरे महीने में या पूरे साल में जो कुछ हुआ है बिजनेस के अंदर, वो मुझे इस बुक से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जितनी एक्टिविटीज होंगी वो किसके अंदर लिखी जाएंगी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर लिखी जाएंगी। तो अगर मैं बुक्स उठा लूं तो मुझे पूरे महीने की एक्टिविटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? बिजनेस का कंप्लीट डेटा आ गया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में या नहीं आया? राइट, आ गया है ना? इसका मतलब है तो जितने भी पूरे महीने में पूरे साल में जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहाँ आ जाती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर आ जाती हैं। अगर हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज उठा लें, हमारे पास पूरे मंथ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी पूरे बिजनेस में क्या हुआ, राइट? अब सुने क्या होता है इसके बाद ना, 2 अकाउंटेंट्स और हैं। ये है, समझ लें, अकाउंटेंट नंबर 2। इसका क्या काम है? ये अकाउंटेंट क्या करता है नंबर 2? ये अकाउंटेंट नंबर 2 साहब जाते हैं अकाउंटेंट नंबर 1 के पास, और अकाउंटेंट नंबर 1 से ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज उठा के अपने पास ले आते हैं। तो आज सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज किसके पास आ चुकी हैं? अकाउंटेंट नंबर 2 के पास आ चुकी हैं। तो इसका मतलब पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड अब किसके पास आ चुका है? अकाउंटेंट नंबर 2 के पास आ गया ही नहीं आ गया? सारा रिकॉर्ड किस में? बुक्स के अंदर। अब बुक्स किसके पास है? अकाउंटेंट 2 के पास। तो सारा रिकॉर्ड अभी किसके पास आ चुका है? अकाउंटेंट 2 के पास आ गया है। अब अकाउंटेंट 2 क्या करेगा? सुने, वैसे तो ये हर चीज का टी अकाउंट और डबल एंट्री बनाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक रिसीवेबल से रिलेटेड है, तो हम रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। ये अकाउंटेंट 2 क्या करेगा? ये रिसीवेबल्स के अलग अलग टी अकाउंट बनाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल रिसीवेबल्स अकाउंट बनाएगा, जिसको हम सेल्स लेजर भी बोलते हैं। ये सेल्स लेजर्स बनाएगा। सेल लेजर नाम तो ऐसा लग रहा है, लेजर बोलते हैं टी अकाउंट को, सेल लेजर सेल्स का टी अकाउंट नहीं। सेल लेजर का मतलब होता है, सेल लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के अकाउंट। इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के अकाउंट बनाएगा ये। अब देखेंगे क्या करेगा, सुन। ये अकाउंटेंट 2 बनाएगा मिस्टर ए जो रिसीवेबल है उनका अकाउंट, मिस्टर बी जो रिसीवेबल है इनका अकाउंट,
मिस्टर सी जो रिसीवेबल है इनका अकाउंट, और मिस्टर डी जो रिसीवेबल है इनका अकाउंट। तो जितने भी रिसीवेबल है ये सबके अलग अलग टी अकाउंट बनाएगा और उनके सीडीज निकालेगा, जो बताएंगे किससे कितने पैसे लेने हैं। ए में सीडी आ रहा है 1,000, ए से 1,000 रुपए लेने। बी में सीडी आ रहा है 1,500, इससे 1,500 लेने। सी में कैरी डाउन आ रहा है 300, इससे 300 रिसीव करने सारी चीजों के बाद। और इसमें आ रहा है सीडी 1,200, इससे लेने हैं। तो हमने चारों रिसीवेबल्स के अलग अलग टी अकाउंट बनाए और इनका टोटल निकाला। हमने कहा भाई टोटल रिसीवेबल कितने हैं अब। तो इसने कहा सर ये तो बहुत सारे हैं। हम देखें 3-4 तो नहीं होते, मैंने तो सिर्फ 4 टी अकाउंट बनाए। बिजनेस के अंदर 100-100, 50-50 पता नहीं कितने कितने रिसीवेबल्स होते हैं, तो इतने टी अकाउंट बनते हैं, 60, 70, 80 टी अकाउंट्स। अब 80 टी अकाउंट्स का टोटल मुझे ऐसे ही तो नहीं बता देगा सर 80 का इतना हो गया। वो क्या करेगा अब इसके बाद, ये इसका एक और काम है, ये बनाएगा लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स। ये अब एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट में बोलेगा भाई ए से लेने थे सर 1,000 रुपए, मेरे हिसाब से बी से लेने हैं 1,500 रुपए, सी से लेने हैं 300 रुपए, डी से लेने हैं 1,200 रुपए। और ऐसे ही बाकी सबकी लिस्ट में डाल देगा सारे रिसीवेबल्स को जितने भी हैं। और फिर बोलेगा सर सबसे मिलाकर हमें 4,000 लेने हैं। यही आ रहा है ना टोटल 4,000। 2500। हाँ, इसने सारा टोटल मुझे करके दे दिया कि सर सारे रिसीवेबल से मिलाकर हमें अभी 4,000 लेने हैं, हमारे टोटल रिसीवेबल 4,000 के हैं। मैंने कहा यार तुमने मुझे सिर्फ रिसीवेबल का टोटल बताने के लिए इतने टी अकाउंट्स को बैलेंस किया, फिर लिस्ट बनाई, 2 घंटे लगा दिए यार तुमने। तो you took around 2 hours to just tell me the total of receivables balance at the end of a month, या at the end of the year, या कुछ भी। तो 2 घंटे लगा दिए तुमने सिर्फ ये बताने के लिए। अब मुझे जब भी रिसीवल तुमसे पूछने पड़ेंगे तो तुम क्या 2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ेगा, 3 घंटे इंतजार करवाओगे फिर जाके रिसीवल मुझे बताओगे। वो कहता है सर मैं क्या करूं, यही मेरा काम है, मैं तो हर रिसीवल का अलग अलग अकाउंट बनाता हूँ। और जो एक्टिविटी होती जाती है मुझे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पता चलती है, मैं हर किसी के टी अकाउंट में लिखता जाता हूँ और फिर टोटल निकाल के आपको बता देता हूँ। मैं कहा चलो ये भी सही है। फिर इसने क्या करा, ये सारी बुक्स वापस जाके अकाउंटेंट वन को दे दी। अब वापस सारी बुक्स किसके पास आ गई हैं, अकाउंटेंट वन के पास आ गई। इसने बना लिया अपने टी अकाउंट्स अलग अलग रिसीवेबल के। अब यहाँ पर एक और अकाउंटेंट है जिसको हम कह सकते हैं अकाउंटेंट नंबर 3। एक और अकाउंटेंट है नंबर 3। ये अकाउंटेंट क्या करता है सुना, अकाउंटेंट नंबर 3 भी आज चला जाता है महीने के आखिर में अकाउंटेंट नंबर 1 के पास। अकाउंटेंट 3 कहता है भाई वो सारी बुक्स दे देना जरा मुझे। अकाउंटेंट 1 वो सारी बुक्स जो अकाउंटेंट 2 को दी थी वापस आ गई। अब वही सारी बुक्स किसके पास जा रही है, अकाउंटेंट नंबर 3 के पास जा रही हैं। अब वही बुक्स आ गई अकाउंटेंट नंबर 3 के पास। यहां तक अगर हम एक बात कहें, आप बताएगा ये सही है या नहीं है। एक ही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ही इंफॉर्मेशन है, वही पूरी बिजनेस के अंदर घूम रही है। वही बुक्स किसके पास गई थी अभी, अकाउंटेंट नंबर 2 के पास। आज वही बुक्स किसके पास जा रही हैं, सेम बुक्स किसके पास जा रही है, अकाउंटेंट नंबर 3 के पास। ऐसा है कि नहीं है। एक ही इंफॉर्मेशन नजर आएगी अकाउंटेंट 3 को, वही इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो किसको नजर आई है, अकाउंटेंट नंबर 2 को नजर आई है। और वो इंफॉर्मेशन लिखी किसने, अकाउंटेंट नंबर 1 ने लिखी है। ऐसे ही है। अब अकाउंटेंट नंबर 3 क्या करेगा, अकाउंटेंट नंबर 3 वो सारी बुक्स का टोटल पिक करेगा। वो सारी बुक से क्या करेगा, टोटल पिक करेगा। और वो टोटल से ये सारे टोटल्स लेके बना देगा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, SLCA। ये अलग अलग रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाएगा, ये सारे रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन को टोटल करेगा, सारे रिसीवेबल को मिलाएगा और एक टी अकाउंट बना देगा। वो क्या कहलाएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये SLCA बना लेगा, राइट। और CD निकाल लेगा। इसका CD आ गया 3,900। SLCA का CD क्या बताएगा, सारे रिसीवेबल से मिलाकर टोटल कितने पैसे लेने हैं, 3,900, राइट। इसने इंफॉर्मेशन किधर से निकाली है, ये सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से निकाली है।
लेकिन इसने सबका टोटल इस्तेमाल करा है, क्योंकि इसने एक टी अकाउंट बनाया है सबके टोटल्स को एक ही अकाउंट में डाल के, सारे रिसीवेबल्स को एक ही अकाउंट में डाल के, एसएलसी। और सीडी निकाल लिया 3900, जो बता रहे हैं हमें रिसीवल से कितने पैसे लेने हैं, 3900। जब मैंने इसको बोला ना रिसीवल का टोटल बताओ, तो इसने सिर्फ एक टी अकाउंट बैलेंस किया और टोटल बता दिया, टाइम बच गया। क्योंकि ये तो सबका कंबाइंड एक ही अकाउंट बना रहे हैं ना। तो एक फायदा हो गया मुझे कंट्रोल अकाउंट वाले अकाउंटेंट से, रिसीवेबल्स का टोटल मुझे फौरन पता चल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हो गया। राइट। दूसरी बात, अब आप लोग एक बात बताएं, क्या एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, एक ही बुक्स थी जो अकाउंटेंट 2 के पास भी गई और अकाउंटेंट 3 के पास भी गई? तो क्या हम कह सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं काम की? एक ही चीज है जो रिसीवेबल के अलग अलग अकाउंट में जा रही है, और एक ही चीज है जो कंबाइंड होकर एसएलसीए में आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं रिसीवेबल की हर इंफॉर्मेशन दो जगह पे रिकॉर्ड होती है? रिसीवेबल की हर इंफॉर्मेशन कितनी जगह पे रिकॉर्ड होती है? दो जगह पे। एक्चुअली तीन जगह पे। आप बताएं कौन सी तीन जगहों पे रिकॉर्ड होती है? हर रिसीवेबल की हर इंफॉर्मेशन तीन जगह पे रिकॉर्ड होती है। हाँ बिल्कुल होंगी। अब आप लोग बताएं, रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन तीन जगह पे आती है, कौन सी तीन जगह पे आती है? एक इंफॉर्मेशन जो किसी भी रिसीवेबल के साथ हुई है वो तीन जगहों पे रिकॉर्ड होती है हमारे पास। कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होती है बताएं? देखिए सबसे पहले क्या हुई होगी, एक्टिविटी हुई होगी। वो एक्टिविटी किधर आके रिकॉर्ड हुई होगी रिसीवेबल की? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बिल्कुल ठीक है, बुक्स में आ गई पहली जगह। फिर वो बुक से किधर गई होगी? रिसीवेबल के इंडिविजुअल अकाउंट में गई होगी, दूसरी जगह आ गई। फिर वही बुक से किधर गई है, कंट्रोल अकाउंट में भी गई होगी, तीसरी जगह आ गई। तो एक ही रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन तीन जगह पे रिकॉर्ड हुई है, एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, एक रिसीवेबल के इंडिविजुअल अकाउंट में, और फिर कंट्रोल अकाउंट। ऐसा है कि नहीं है? तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के अकाउंट का टोटल है, ये वाला लिस्ट जो बनाई है 4000, ये इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट का टोटल और जो कंट्रोल अकाउंट का टोटल है, ये क्या होना चाहिए था? तो सारे रिसीवेबल को आखिर में टोटल क्या है, और कंट्रोल अकाउंट में जो टोटल क्या है, आखिर में दोनों के टोटल क्या होने चाहिए थे? इन्फॉर्मेशन तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से ही आ रही है ना दोनों जगह पे, बुक से ही इंडिविजुअल में जा रही है। जो बुक्स में लिखा है वो इंडिविजुअल वाला लिखेगा तोड़ तोड़ के, और जो बुक्स में लिखा है वो कंट्रोल अकाउंट वाला लिखेगा टोटल करके। तो दोनों का टोटल आखिर में क्या आना चाहिए था? बिल्कुल सेम आना चाहिए था। क्यों अनुषा, समझ में आती है बात? दोनों का टोटल आखिर में क्या आना चाहिए था? बिल्कुल सही है, सेम होना चाहिए था। क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन है ना जो दोनों जगह ट्रेवल कर रही है। वहां इंडिविजुअल अकाउंट में टूट टूट के आ रही है, वहां कंट्रोल अकाउंट में एक साथ आ रही है, तो आखिर में दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो जैसे यहाँ पर कितना है, 3900, और यहाँ पे कितना है, 4000। होना क्या चाहिए इसको, सेम। लेकिन ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है किसी एक अकाउंटेंट ने गलती करी हो, तो हम क्या करेंगे, अब अकाउंट्स दोबारा से चेक करेंगे, और जो एरर होगा उसको क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो एरर की क्या हो जाएगी, करेक्शन। ये दूसरा फायदा है। तीसरा, हो सकता है एरर ना हो, जानबूझ के ये गलती की गई हो, ताकि रिसीवेबल से ज्यादा पैसा ले लिया जाए और बिजनेस में कम दिखाया जाए, बाकी जेब में डाल लिया जाए। तो फ्रॉड भी तो हो सकता है। लेकिन जहां ये फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, इनके टोटल्स क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। एक बंदा कुछ और फ्रॉड कर, चलो दोनों ही बेईमान है, वो अलग अमाउंट का फ्रॉड करता है, ये अलग अमाउंट का, अकाउंटेंट टू अलग अमाउंट का फ्रॉड करता है, अकाउंटेंट थ्री अलग अमाउंट का फ्रॉड करेगा।
मिलने नहीं देना है इनको। अगर दोनों ही फ्रॉड करते हैं तो अलग अलग अमाउंट का फ्रॉड करेंगे ना, तो क्या होगा, तब भी अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, टोटल चेंज हो जाएंगे, तो हम दोबारा से अकाउंट चेक करेंगे, तो फ्रॉड होगा तो वो क्या होगा, डिटेक्ट हो जाए। ये तीन बेनिफिट हैं कंट्रोल अकाउंट। सही हो गई बात? अब सुने मेरी बात, अब तरीका क्या है। इंडिविजुअल का टोटल हमारे पास कितना है, रिसीवेबल का 4,000, और कंट्रोल अकाउंट का कितना है, 3,900। डिफरेंट आया ना, इंडिविजुअल का टोटल, कंट्रोल अकाउंट टोटल, फर्क आ गया, जबकि होने क्या चाहिए, इनको सेम होना चाहिए, फर्क आ गया। अब क्या करें भाई, ये डिफरेंस क्यों आ गया इन दोनों में। अगर डिफरेंस आया है, इसका मतलब कुछ, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या हुआ है, एरर हुआ है। हम उसको चेक करेंगे, हम क्या बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बनेगी अब। तो मैंने पूरा आपको समझाया कि कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन कब बनती है, जब इंडिविजुअल रिसीवेबल का टोटल और कंट्रोल अकाउंट का टोटल सेम नहीं आता। जब ये टोटल जो कि सेम आना चाहिए सेम नहीं आता, तो हम बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। यहां तक बात समझ में आती है? इधर तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा यार, चलो आगे स्टार्ट। देखें, तो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बनने की पहला रीजन क्या है, जब इंडिविजुअल रिसीवेबल का अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट इन दोनों का टोटल सेम नहीं है, होना चाहिए, तो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन बनती है। सही है?